वेलकम टू द अविनाश कश्यप शो। दोस्तों, आज मेरे सामने बैठे हैं एक ऐसे इंसान जिनका मानना है कि कोई भी इंसान भूखा नहीं सोना चाहिए। जब हम अपनी डेली लाइफ में बिजी होते हैं ना, तो ये रोज ग्राउंड पे निकलकर उन लोगों तक रोटी पहुंचाते हैं जिनके पास खाने का सहारा नहीं होता है। ये सिर्फ एक सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, ये रोटी बैंक के फाउंडर हैं और इनका मिशन सिंपल है, कोई भूखा ना सोए। आज हम इनसे सिर्फ उनके काम के बारे में नहीं, बल्कि उनके जर्नी, उनके स्ट्रगल्स और उनके डर और उनके सपने के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। रोशन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो आपके इस स्टूडियो का और आपके इस चैनल को सबसे पहले मेरा प्रणाम है और स्वागत है आपका कि आपने जो एक मुहिम स्टार्ट की है। यकीनन मैं जब से आया हूँ मैं रीड कर रहा हूँ कि सहरसा की धरती पे एक नई क्रांति आप लेके आए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमने व्यूअर्स से पहले ही बता रखा है और आपको जानते भी बहुत सारे लोग हैं कि आप किस चीज़ में हो, क्या करते हो। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आज भी शहर में लोग भूखे सो रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि 9 साल हो गया। मुझे याद है कि 9 साल पूर्व से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और आज ऐसा है कि हम लोग तो सेवा दे ही रहे हैं, मगर हम लोग को देखकर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो प्रत्येक दिन एक ना 2 बार सेवा दे देते हैं। तो कुछ लोग जिन्हें ज़रूरत है उन्हें भोजन मिल रही है। मगर ये सहरसा की बात है, मगर ये सहरसा से बाहर की बात करेंगे तो शायद हाँ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी भूखे सोते हैं। रोटी बैंक के पीछे का मकसद क्या था? रोटी बैंक के पीछे सबसे पहला मकसद था वेस्ट को बेस्ट में बदलने का। उसकी जो शुरुआत हुई थी उसमें मेरी हम लोग गए थे बाबा विश्वनाथ, वहाँ हम लोग 5 दोस्त मिलकर वहाँ गए थे और वहाँ से जब हम लोग आए तो हमने देखा वहाँ पे कि लोगों को भोजन कराते हुए। तो एक दिमाग में एक थीम था कि यहाँ जो भोज होता है, जैसे शादी विवाह में जो भोज होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता था। करेक्ट। तो हम लोगों ने पहला शुरुआत किया था कि वेस्ट को बेस्ट में बदलना है, यानी कि वो भोजन जो आप बच जाता है उसे आप फेंक देते हैं, आप उसे जाके कहीं कचरे में डाल देते हैं, वो भोजन हमें दे और मैं उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जिन्हें एक वक्त का भोजन नहीं मिल पाता है। तो रोटी बैंक का पहला थीम यही था कि वेस्ट को बेस्ट में बदलने का। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, बहुत सारे ऐसे नीडी लोग हैं जिन्हें नहीं मिल पाता है भोजन। तो उन्हें हम लोग खोज के हम लोग देना शुरू किए, जो आज अनवरत चल रहा है। आज 9 साल 10 सालों से लगातार चल रहा है। तो अगर आज रोटी बैंक ना रहे तो लगभग कितने लोग भूखे रह जाएंगे अपने शहर में? 100 से 150 आदमी। 100 से 150 आदमी। और बेसिकली आप लोग टारगेट कैसे करते हो? आप लोग कैसे समझते हो कि मुझे कहाँ पे कहाँ पे लोग जिनको अभी खाने की ज़रूरत है, आप लोग टारगेट किस जगह को करते हो और कैसे करते हो? देखिए, शुरुआत में हम लोगों ने पहले उसको पहले देखा, हम लोगों ने समझा कि कहाँ पे ज़रूरत है। तो पहला हम लोग का मकसद था कि उन लोगों तक भोजन पहुँचे जो सही में दिव्यांग हैं, विकलांग हैं और ऐसे लोग जो कुछ ना कमा सकते हैं ना कहीं से अर्न कर सकते हैं, उनको पहले मिलना चाहिए। तो ये टारगेट हम लोग पहले रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ये वगैरह से हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे ज़रूरत था। उसके बाद से एक समय हम लोग निर्धारित किए हुए हैं, उस समय पर वो लोग जो लोग नीडी हैं वो लोग खुद पहुँच जाते हैं उस जगह पे और उस जगह पे उनको मिल जाता है भोजन। ऐसे फ्यूचर में प्लान है हम लोग का 2-3 जगह और भी इसका स्टार्ट करने का, क्योंकि जब रोटी बैंक सहरसा जब शुरुआत हुई थी उसके बाद से रोटी बैंक मोतिहारी, रोटी बैंक मधेपुरा, दरभंगा, हम लोगों के बाद हम लोग से प्रेरित होकर उन लोगों ने खोला और हमको लगता है कि बिहार में लगभग 20 या 22 ज़िलों में रोटी बैंक चल रहा है। जो भी है सब अलग अलग है और सबका अपना अपना थीम है, मगर हम लोगों से इंस्पायर होकर, क्योंकि रोटी बैंक बेतिया की शुरुआत हुई थी तो हम लोग जाकर वहाँ पे उनके टीम से हम लोग बात हुआ था, उन लोगों ने शुरुआत किया था। अच्छा। उसका रोटी बैंक छपरा है और हम लोग भी जो शुरुआत किए तो रोटी बैंक बनारस में किशोर कांत तिवारी सर थे जिनका आपको कोरोना में देहांत हो गया। ओके। तो हम लोग बनारस जो गए थे तो बनारस में ही किशोर कांत तिवारी को देखे थे इस पे काम करते हुए। ओके। तो हम लोग भी वहाँ से इंस्पायर होकर आके सहरसा में शुरुआत की। तो ये जर्नी बेसिकली आप किसी को देख के शुरू की? हाँ, हम लोग वहाँ पे बनारस में देखे, वहाँ समझे हम लोग और उसको हम लोग ला के यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, सहरसा में इम्प्लीमेंट। आप कभी खुद भूखे सोए हो? बिल्कुल सोया हूँ। बताओ। बिल्कुल। एक ही रात नहीं,
उनको लगता है कि 4-5 रात मैंने भूखा सोया। और एग्ज़ाम देने के समय में और स्ट्रगल लाइफ था उस वक्त, स्टेशन पर रहना, रात को रुकना, कोई व्यवस्था नहीं घर, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करता हूँ। पिता हमारे टीचर थे, उन्होंने वीआर लिया, वीआर लेके वो फिर गांव आ गए। उसके बाद से मैं खुद स्ट्रगल करते हुए मैं आगे बढ़ा। बेसिकली हम आपके पर्सनल लाइफ पे आएंगे। जी। मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि आपने कभी भूख देखा है या भूखे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जब तक आप खुद उस पेन को नहीं समझते हो या खुद भूखे रह के नहीं देखते हो ना, तब तक आपका दिमाग उस पर जाता नहीं है कि यार ये पेन ऐसा हो सकता है। बिल्कुल राइट। आप किसी और के पेन को समझने के लिए आपको ये उस पेन को समझना जरूरी होता है। तो मेरा क्वेश्चन वहीं से था। तो अब हम मूव करेंगे आपकी इनिशियल जर्नी पे। हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए, कैसे आगे बढ़े, पूरा आप डिटेल अपने जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली मेरा जो जन्मभूमि है सहरसा ही है। मैं बघवा का रहने वाला हूँ और मेरा ननिहाल यहाँ सौर बाजार के बगल में है, एक नादो, और नादो में ही मेरा जन्म है और वहीं से मेरा बचपन वहीं बीता। और धीरे धीरे पिताजी मेरे सीवान में टीचर थे और फिर पिताजी के साथ मैं सीवान चला गया, फिर वहीं से मेरा 10th हुआ, फिर कैम्ब्रिज रांची से मेरा +2 हुआ। उसके बाद से फिर पिताजी की वापस आने के बाद, यहाँ गांव आने के बाद मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। मैंने बिल्कुल 0 लेवल पे, और पिताजी ने कह दिया कि आप अब अपना देखो, और मैंने वहाँ से अपना स्टार्ट किया। तो एक प्राइवेट जॉब करते हुए और सामाजिक संस्था में, समझिए गांव से लेकर, गांव में भी मैं जब था तो 2002 से हम लोग 4-5 दोस्त थे वहाँ पे, हम लोगों ने जन समर्पित करके स्टार्ट किया था। वहाँ पे क्विज कॉन्टेस्ट कराना, बच्चे को फिजिकल कराना, बच्चे के बीच में एक मोटिवेशनल क्लास कराना, जिससे बहुत सारी नौकरियाँ हुई। तो ये जर्नी मेरा काफ़ी पुराना है कि मैं मुझे अपने अकेले मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं समाज में जाऊँ, मैं कुछ करूँ, मेरा जो जन्म हुआ है तो मैं कुछ करूँ, ऐसा करूँ कि लोग ये नहीं कहे कि मेरे पिताजी का नाम निर्मल मिश्रा है, तो लोग ये नहीं कहे कि निर्मल मिश्रा का बेटा है। लोग यदि इंट्रोड्यूस कराए तो वो ये कहे कि रोशन मिश्रा के पिताजी हैं। तो इस भावना से, ये अंदर में एक भावना थी कि नहीं, मुझे आना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो 2002 से ही मैंने शुरुआत की। उसके बाद फिर धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ते गया। फिर 2010 11-12 से सहरसा में आया। सहरसा में एक प्राइवेट, क्योंकि मैं DRD किया हुआ हूँ, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर टेक्नोलॉजी, तो उसी धर्म में कुछ डॉक्टर साहब, डॉक्टर विशाल गौरव थे, उनके साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मेडिकल का। उसके बाद से फिर धीरे धीरे वहीं से हम लोग स्टार्ट किया, और वहीं से फिर सामाजिक क्षेत्र में भी, वहाँ हमारे मित्र रोशन भगत जी हैं, या पंकज जी हैं, राहुल गौरव जी हैं, रवि रंजन जी हैं, इन लोगों के साथ हमने रोटी बैंक की शुरुआत की। ओके। रोटी बैंक हम लोग सब 5 आदमी हम लोग जो हैं संस्थापक सदस्य हैं। मैंने वो चंदन जी हैं, अजय जी हैं, ये लोग सभी लोग मिलकर हम लोगों ने शुरुआत की। सचिन जी हैं, तो इन लोगों के साथ हमारी शुरुआत हुई एक जर्नी रोटी बैंक की। उसके बाद से रोटी बैंक चलता रहा निरंतर। उसके बाद मैं अपना खुद पर्सनल लाइफ में मैं सोचा कि मैं अपने आप को स्थापित करूं, तो मैं अपना मेहनत करना शुरुआत कर दिया, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, जहां जिसे समाज सेवा का एक क्या कहा जाए कि मेरे पास वो शब्द नहीं है, कि ऐसा मेरे अंदर आ गया था कि अभी भी है कि रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, मुझे लगता है कि जैसे आज दिन मेरा एक टारगेट है, जो मैं आपके माध्यम से मैं आज मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोला हूँ आज तक। मेरा एक टारगेट है आज लगभग 10 सालों से कि दिन में 1 सेवा होनी चाहिए। यदि 1 से ज़्यादा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया तो ठीक है, मैं मिनिमम आपको 1 सेवा करना है, चाहे वो आप 20 रुपये की सेवा करें या फिर आप 200 की सेवा करें, 2000 की सेवा करें, मगर 1 सेवा आपकी होनी चाहिए। तो ये मेरा टारगेट है, जो आज लगातार निरंतर 10-12 सालों से मेरा लगातार चल रहा है। हम देखते रहते हैं आपके फेसबुक क्या बहुत सारे लोग, बहुत सारी जर्नी में बहुत सारी स्ट्रगल आई, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। और मेरा यही लाइफ है, और उसको धीरे धीरे अभी आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे भी है कि समाज के लिए इतना कुछ कर जाना है कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो कहे
कि नहीं, कुछ करने से ही किसी का नाम होता है। जहाँ तक मुझे पता है, जब मैं आपके बारे में थोड़ा खोज रहा था, इधर उधर खोज देख रहा था कि मतलब आपसे क्या बात किया जाए, तो आप सिर्फ रोटी बैंक में नहीं हो, आप ब्लड डोनेशन कैंप्स भी बहुत सारे ये करते रहते हो। आप युवाओं से मिलके उनसे नशा ना करना या नशा करने के बारे में कि वो कितना गलत है या कैसे है, किस तरह का ये कुरीति है, उसके बारे में भी बात करते हो। तो हम थोड़ा सा आपके ब्लड डोनेशन इसके पे आना चाहते हैं। वो आप कैसे मैनेज करते हो? आप यू आर इनटू अ बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ आप डेली कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हो, फिर किसी को अगर ज़रूरत पड़ी तो आप आपके फेसबुक पोस्ट या आपके इंस्टाग्राम पोस्ट को देख के लगता है कि आप हमेशा हर एक जगह अवेलेबल भी रहते हो, कितने बारी रात के 12 बजे भी, फिर सुबह 6 बजे भी, फिर पूरे दिन भी। तो वो थोड़ा बताएं कि ये जो ब्लड डोनेशन वाला है, इसका क्या आप किसी बैनर तले काम कर रहे हो या हाउ इज इट? नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि जब मैं रोटी बैंक से मैं सेवा कर रहा था तो कोरोना काल में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे ऐसे कॉल आने लगी मुझे कोरोना काल में कि भैया मुझे ब्लड की ज़रूरत है या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, या फिर उस समय में मेडिकल, क्योंकि मैं मेडिकल से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे कॉल। तो मुझे लगा कि मैं इस क्षेत्र में मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, जब मेरे पास एबिलिटी है तो मैं सेवा कर सकता हूँ। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे साथ कुछ अपने छोटे भाइयों लोगों के जो साथ है, जैसे हमारा छोटा भाई टिंकू है, अंशु जी है, अंकुश है, इन लोगों को मैंने देखा कि ये लोग समाज के प्रति इतनी समर्पित थे कि ब्लड डोनेशन के लिए मैं एक बार कॉल करता था तो ये लोग जरूर कहीं ना कहीं इस व्यवस्था करके ये लोग दे आते थे। तो मुझे काफ़ी इन लोगों मैंने कुछ छोटे बच्चे से भी कुछ सीखने को मिलता है। हमसे उम्र में वो लोग कम है, मगर छोटे भाई हैं, उनसे भी कुछ सीखने को हमको मिला कि मैंने देखा कि उनको भी ब्लड डोनेशन के प्रति काफ़ी एक आकर्षक मैं देखा कि हमेशा समाज के लिए। तो फिर एक टीम हम लोगों ने बनाया, जो कोई बैनर तले नहीं है, और एक टीम हम लोगों की थी। और उस टीम के साथ साथ उस टीम का मैं आपको और मैं बता दूं कि एक और संस्था है आज़ाद युवा विचार मंच, जो काफ़ी दिनों से रक्तदान के लिए काफ़ी काम कर रही थी। तो हम लोग उससे भी इंस्पायर थे और उसके सदस्य भी रहे हैं। तो एक अलग हम लोगों का एक टीम चल पड़ा, और कोई बैनर तले नहीं, किसी की ज़रूरत पड़ी तो किसी से बोलकर, किसी को रिक्वेस्ट करके, किसी से आग्रह करके उसको ले जाके उसको मोटिवेट करके हम लोग जाके रक्तदान करवाते थे। अच्छा, ऐसे ही हुआ। आप लोग का एक ग्रुप भी है बढ़ल हाथ करके, जब हम देख रहे थे, तो वो किस चीज़ के लिए? बढ़ल हाथ का जो स्थापना हुआ, ये आपको ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 6-7 महीने पहले की बात है। नशा, सूखा नशा पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा युवा की स्थिति गंभीर हो रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा कि मैसेंजर पे लगभग हमको लगता है कि प्रत्येक दिन 2 या 3 मैसेज आता है, भैया 50 रुपये चाहिए, 100 रुपये चाहिए। उसे लगता है कि भाई ये सेवा करता है तो मुझे 50-100 रुपया मैं मांगूंगा तो ये दे देंगे। मैं पूछता हूँ क्यों चाहिए, फिर जब मैं उसके जब हिस्ट्री में जाता हूँ, जब उसके बारे में जानना चाहता हूँ, तो देखता हूँ कि भाई वो तो सिर्फ एक टैबलेट के लिए, एक सूखा नशा के लिए वो पैसा मांगता है। तो बड़ा तकलीफ होता था, बड़ा दर्द होता था कि भाई ये जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, ये पूरी तरह से समाप्त हो रही है। और सच में हर घर अछूता नहीं, हर घर मतलब इससे अछूता नहीं है जो अभी सूखा नशा जो चल रहा है। तो हमने कहा कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन किए कि आप जो ये मुहिम चला रहे हैं, ये मुहिम मत चलाइए, आप बहुत आपकी जान को खतरा हो सकता है, बहुत सारे लोग आपके एंटी बनेंगे, बहुत सारे लोग दुश्मन बनेंगे। मैंने कहा कि अब कोई बात नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्मन बने, कुछ भी बने, मगर हम लोगों की एक मुहिम चलाना है। तो हम लोगों ने उसी दिन बढ़ल हाथ इसलिए उसका नाम दिया गया कि मैथिली में हम लोग बढ़ल हाथ इसलिए बोले कि हम एक दूसरे के पैर ना खींचे, हम लोग हाथ पकड़ के खींचे। तो आइए हाथ बढ़ाएं हम लोग, ताकि समाज समृद्ध हो सके, ताकि समाज मजबूत बन सके। और आने वाली पीढ़ियां जो है ना, जानते हैं अविनाश जी, जब कुछ बहुत बुरा होगा ना, तो आपके जो पोता होंगे और आपकी जो जनरेशन होगी ना, वो आपसे पूछेंगे सवाल कि दादाजी आप उस वक्त आप लोग क्यों नहीं ये किए कि ताकि समाज बच सके। क्योंकि ये मेरी ही नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमें यदि समाज को बढ़ाना है, हम अपनी जिम्मेदारी को सिर्फ समझ लेना, तो समाज अपने आप समृद्ध बन जाएगा। तो तकलीफ होता था कि नहीं, हम
क्योंकि 2-3 बच्चों को मुझे याद है कि एक बच्चा आत्महत्या कर लिया था, आज से 2018 के 19 की बात है, इस नशा पे ही। तो काफ़ी तकलीफ हुआ था। आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या था कहानी वो? उसकी कहानी ये थी कि वो अपने पिता से एक मोटरसाइकिल का डिमांड किया था। वो बच्चा 9th या 10th का था, नहीं 10th पास कर गया था, 11th-12th का था। और पिता से वो मोटरसाइकिल का डिमांड कर रहा था कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। पिता की वो आर्थिक स्थिति नहीं थी और वो संगति में वो नशा करने लगा और एक दिन इतना ओवरडोज नशा किया, इकलौता बेटा था वो, इतना ओवरडोज नशा कर लिया कि फिर दूसरे दिन वो उठ नहीं पाया। और वो मेरे घर के जस्ट थोड़ी ही दूरी की कहानी थी। मैं उनके उस बच्चे के दाह संस्कार में मैं गया था। मुझे मतलब वो सब सीन देखकर और बहुत सारी ऐसी बातें हैं उसको देखकर मुझे लगा कि सच में न सूखे नशा पे काम करना हम लोगों को करना चाहिए। तो बड़ल हाथ के संस्थापक सदस्य अंकुश वत्स हैं जो अभी लुधियाना में हैं, टिंकू मैथिल हैं, अंशु मिश्रा जी हैं, ये सभी लोग बड़ल हाथ के तहत हम लोग, शंकर चौधरी हैं, एक खुजरी के राजा जी हैं, ये सभी लोग हम लोग मिलकर हम लोगों ने इसकी शुरुआत की कि चलिए हम लोग जहाँ तक हो सकेगा, मान लीजिए कि मेरे यदि मोटिवेट करने से एक व्यक्ति भी नशा छोड़ता है। और देखिए मैं सच बोल रहा हूँ कि मैं उस मुहिम को जब शुरुआत किया था तो एक उसमें एक छोटा सा मैं टॉपिक में रखा था, एक पॉइंट उसमें कि आपको कसम खाना है। तो जहाँ पे मैं मतलब जैसे खोजरी गांव में यदि हमने कैंपेन किया तो वहाँ पे जो सबसे प्रमुख स्थल है देवी का स्थल है, क्योंकि हम लोग सेंटिमेंट से जुड़े रहते हैं। तो मेरा दिमाग रहता था कि वहाँ पे हम लोग उसका करें। तारा स्थान है तो तारा स्थान के अंदर हमने एक बैठक बुलाई युवाओं की, और तारा स्थान के वहाँ की कहानी बता रहा हूँ कि वहाँ जब मैं बोला कि चलिए लास्ट टाइम में जब हम लोग जाने लगे तो हम बोले कि नहीं, एक है इसमें कि आपको खड़े होकर शपथ लेना है कि माँ तारा के सामने आज से मैं शपथ लेता हूँ कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि अपने बच्चों को बचाऊँ। वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे भागने लगे, हाथ नीचे करने लगे, भागने लगे। और 2-3 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने मुझे रात में फ़ोन किया 12-1 बजे, भैया मैं तो वहाँ कसम खा लिया हूँ, अब मैं नहीं कर रहा हूँ नशा, कर नहीं पा रहा हूँ कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, अब कैसे, मगर हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप धीरे धीरे करके आप उसको छोड़ो, जो एक सिस्टमेटिक जो होता है। और सच में 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सच में छोड़ दिया, वो काम कर रहा है, वो काम करिए। ओके। और ये खोजरी में भी हुआ, महिसी में भी हुआ, सीहोल में हुआ। तो ऐसे हम लोगों को मिला कि छोड़ दिया। एक बड़ा दिलचस्प कहानी मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे स्टेशन पे मैं डेली सेवा देने जाता था। तो एक नौजवान, बिल्कुल 24 से 25 साल का नौजवान था, उसको मैं डेली देखता था कि वो नशा करके सोया रहता है। तो मैं सेवा करने के बाद मैं 5 मिनट उसके पास जाता था, प्रत्येक दिन मैं जाता था। मैं उसको बड़ा बोलता था कि उसके 2 बच्चे थे, मुझे उसने बताया था कि 2 बच्चे हैं, बीवी है, मगर बीवी बेचारी अपने घर पे ही काम करती है, किसी के झाड़ू पोछा करके अपनी जीवन यापन कर रही। मैंने उसको बोला कि आपका इतना, क्योंकि उसका फिटनेस इतना अच्छा था उसके बॉडी का कि हमको लगता था कि यदि मजदूरी करके तुम कमाओगे तो काफ़ी अच्छा होगा। उसको मैं डेली मोटिवेट करता था, डेली। और इतना अच्छा वो काम किया मेरा वो मोटिवेशन कि 10-15 दिन के बाद एक दिन वो खुद चल के आया। अब बोला क्या कि भैया 3 दिन से नशा नहीं के लिए, मैथिली में बोला वो, और आए हम काज क्या कह लो है। कौन सा काम किया भाई? तो मजदूरी करके आया। इतना मुझे खुशी हुआ उस पर, और सच में वो मजदूरी करने लगा। और कल का मेरा एक पोस्ट था कि 2500 रुपया उसने अपने परिवार को पहली बार भेजा। अब मैं वो पोस्ट डालने वाला हूँ व्यूअर्स के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा मतलब इतना मतलब खुशी हुआ मैं अंदर से कि मेरी आँख से आंसू निकल गई उस वक्त कि जब वो बोला कि भैया पैसा तो भेज डल गया, अब खाना तो भी खिलावे पड़ता है, अभी चला। तो उसको लेके मैं गया, फिर मैं खाना वाना खिलाया उसको। अब मतलब मुझे खुशी मिला कि कम से कम एक व्यक्ति भी, लोग मुझे बहुत सारे लोग निगेटिव थॉट भी बोलते हैं, अरे भाई क्या कर लोगे, कैसे तुम नशा को ख़त्म कर दोगे, कैसे क्या करोगे, भुखमरी पे काम कर रहे हो तो क्या भुखमरी कैसे ख़त्म कर लोगे। अरे भाई ठीक है, आप बहुत सारी समस्याएं हैं, मानता हूँ मैं, मगर यही सोच यदि आज से राजा राम मोहन राय यदि सोचते तो क्या आज वो इतिहास में नाम नहीं होता। एग्जैक्टली। आज यदि यही सोच विवेकानंद जी लेके चलते कि भाई क्या हो जाएगा हमसे, तो आज उनकी नाम नहीं होता। आप आगे तो बढ़े, आप करें तो आप, यदि हम एक व्यक्ति को सुधार देते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक है।
यदि मैंने एक व्यक्ति को सुधार दिया तो मेरा जीवन सार्थक है। तो नशा पे काम भी हुआ, लोग छोड़े भी, और धीरे धीरे जो भी अब मैसेज में जो भी आता है कि नशा बहुत ज़्यादा, बहुत सारे इस गार्जियन का भी फ़ोन आता है कि भाई मेरा बच्चा बहुत नशा कर रहा है, कैसे उसको छुड़ाया जाए। तो हम लोग कोशिश करते हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं, मगर बहुत बड़ी समस्या है ये। एग्जैक्टली मैं आ रहा था इस पे। सूखा नशा का जो ये प्रॉब्लम है, ये कंप्लीट बिहार का प्रॉब्लम है। उड़ता बिहार बोलते हैं अभी हमें बाहर वाले, जैसे उड़ता पंजाब हुआ करता था। आपको क्या लगता है कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको? देखिए कंप्लीटली, आई मीन एट अ लार्ज स्केल, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आपकी टीम जो भी कर रही है वो सहरसा लेवल तक ही है, एक छोटे से जगह पे है, और इट इज़ क्वाइट नॉट फिजिबल कि आप उतने बड़े लेवल पे आप गवर्नमेंट या आप किसी सिस्टम के पार्ट तो हो नहीं। तो इस चीज़ को आपको क्या लगता है कि कहाँ पे गैप है, कैसे इसको किया जा सकता है? आई मीन मैं आपसे ये क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, बिल्कुल राइट, और आपके जैसा आपको देख के वो ऐसा करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके छोटे भाई, आपने कहा ना, कोई परिवार अछूता नहीं, किसी का बेटा, किसी का छोटा भाई, किसी का बेस्ट फ्रेंड इस चीज़ में फंसा हुआ है, वो कर रहा है और वो आ नहीं पा रहा है, वो डीप यहाँ तक वो डूब चुका है वो, और इससे बाहर आना बहुत टफ होता है। तो मेरे पूछने का मकसद यही है कि हमें जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी जहाँ से भी देखेंगे, बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल से हो, चाहे पब्लिक लेवल से हो, कैसे किया जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट लेवल तो वो सेकेंडरी हो गई। पहला जो है, यदि आप चाहते हैं हम लोग कि इस चीज़ को बहुत दूर करें, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना होगा। आज हम अपने बच्चे को कोचिंग भेज देते हैं, वो चला गया कोचिंग पढ़ने के लिए, मगर माँ बाप के पास समय नहीं है वो ये देखने के लिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कोचिंग में क्या कर रहा है। मेरी बेटी यदि चली गई पढ़ने के लिए तो मुझे समय नहीं है कि मैं अपनी बेटी की किताब देखूं कि बेटी मेरी पढ़ रही है या फिर, क्योंकि ये एक फ्रेंड सर्कल से ही ये शुरुआत होती है। मैं एक आप देखेंगे कि जो बच्चा जो किशोरावस्था में रहता है, जो 10th 12th के बच्चा होता है, जो टीनेजर्स होते हैं, उसका सर्किल से ही उसकी शुरुआत होती है। तो पहला तो ये प्रायोरिटी बनता है हमारे गार्जियनों का कि हम पहले अपने बच्चे से बात करें। आज भी वही धारणा है गांव में। मैं बता दूं, मुझे याद है कि मामा जी मेरे खड़े हैं यदि दरवाजे पे, तो हिम्मत नहीं है कि कोई भैया कुछ बोल देगा, अब क्योंकि इतना डर है मामा जी से, इतना डर है पिताजी से, पिताजी के सामने नहीं जा सकते हैं। आज भी है, ठीक है, वो अनुशासन होना चाहिए, मगर एक जो बातें होनी चाहिए, जो आप अपने बच्चों से एक फ्रेंडली बात कर सके, आप अपने समाज में बैठ के बात कर सके। अब इतना गैप हो चुका है ना, इतना गैप हो चुका है कि आपके माध्यम से, क्योंकि हम मिथिला से आते हैं, हमने देखा है कि गांव में यदि किसी एक का जमाई आ गया तो पूरे गांव का जमाई है। करेक्ट बात। उसको इतना रिगार्ड मिलता था। और अभी समय ये है कि यदि मेरा अपना बहनोई आ गया तो उसको समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ हूँ। एग्जैक्टली। हम लोग भूलते जा रहे हैं, हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, हम लोग अपनी प्रेम को भूलते जा रहे हैं। आपसी जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत गैप बन चुका है। पहला इसको करना होगा। दूसरा है कि स्पोर्ट्स, मैं बराबर, मैं आज भी क्रिकेट टूर्नामेंट में था, आपके साथ भी था, तो मैं स्पोर्ट्स एक खेल, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम लोग नशा को दूर कर सकते हैं। यदि बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, 100% में 60% बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं खेल में आगे बढ़ूं, उसे उस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है। नहीं मिल पाती है तो वो फिर दूसरी तरफ वो बैक हो जाता है। मान लीजिए हमको पढ़ने में मन नहीं लगता, मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। आज यदि वैभव सूर्यवंशी को यदि सिर्फ बोला जाता है कि पढ़ो तुम, तो वैभव सूर्यवंशी आज पूरा नाम नहीं कमाता, सिर्फ 18 साल की उम्र में पूरा विश्व उसको जानता है। राइट। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि एक खेल के प्रति गवर्नमेंट को चाहिए कि हर एक सेक्टर, हर एक गाँव, हर एक कस्बा में खेल को आगे बढ़ाया जाए और उस खेल के प्रति बच्चों को एक मतलब इंटरेस्ट जगाया जाए। चाहे उस जो भी खेल हो, चाहे इंडोर गेम हो, चाहे आउटडोर गेम हो, चाहे आप एथलीट्स हो गया, जो भी है, यदि उसमें यदि बच्चा चाह रहा है तो उसको आगे बढ़ाए। यदि हम काम कर लेते हैं ना, तो नशा से हम लोग काफ़ी दूर हो सकते हैं। राइट। तो वापस हम लोग चलते हैं। थैंक यू। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए यूथ के बीच में, चाहे जब लोग कहीं बैठते हैं, चाहे हमारे गांव में भी जब। और एक चीज़ और मैं रोकूंगा कि पहले के ज़माने में क्या था कि हम लोग, मैं 90s के समय के बता रहा हूँ, कि यदि कोई लड़का यदि सिगरेट पी रहा है चौक पर, तो गाँव का कोई भी देख लेता था ना, तो वो सिगरेट छुपा के भाग जाता था, क्योंकि
उसको ये दिमाग में था कि मेरे गार्जियन को वो जाके कंप्लेन करेंगे। बोल देगा। मगर आज के डेट में क्या है ना कि यदि आप किसी गार्जियन को जाके बोलते हैं ना कि आपके बच्चे को मैंने देखा ये गलत, तो वो उल्टा आप ही के ऊपर ये करेंगे। उसको मतलब एक सामाजिकता हम लोग खो दी है। एग्जैक्टली। और इसको भी समझने की देर है कि यदि आपके बच्चे के बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो आप उसको समझिए, आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसके बारे में जानिए कि वो कहाँ पॉजिटिवली उसकी पॉजिटिवली उसको लीजिए। आप उसको निगेटिवली आप उसको, आज देखिए आत्महत्या का क्रेज इतना बढ़ा है कि हर साल हमको लगता है सहरसा जैसी जगह पे 10-20 आत्महत्याएं होती है हर साल। सिर्फ एक ही कारण है कि गार्जियन से एक खुल के बातचीत नहीं हो पाती है। बच्चे जो है वो अंदर से डरे रहते हैं और वो खुल के अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, जिस कारण से ये आत्महत्या का बहुत ज़्यादा। इस पिछले साल एबीपी का एक लड़का था, बहुत ही अच्छा लड़का, मुझे जिस दिन उसने आत्महत्या किया उसके एक दिन पहले मुझसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई थी। काफ़ी अच्छा लड़का था और सिर्फ छोटी सी बात से फिर अपने आप को ख़त्म। तो ये ज़रूरी है हम लोगों की, हम लोग आपस के सोसाइटी के जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करें, आपस में बात करें। मोबाइल में अब लगे हुए हैं हम लोग, तो लगे हुए हैं। अरे अब ख़त्म हो गया है दौर की एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एक्चुअली आपके इस बात से मुझे पता नहीं, मैंने कहीं सुना था, वो कोई इंटरव्यू था ये, उसमें कोई एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोल रहे थे कि जब बात करना बंद हो जाता है ना तो बात बंद हो जाता है। बिल्कुल 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 राइट। और कहीं ना कहीं आपकी बातों से जी, ये जी, लग रहा है। बिल्कुल। वापिस आते हैं आपके रोटी बैंक जर्नी पे। आपको क्या लगता है कि आपका इसमें आना क्यों इम्पोर्टेंट था आपके हिसाब से? आपका कहना सत्य है कि मेरा ही आना क्यों था, तो मुझे लगता है कि ये सब ईश्वर का एक बहुत बड़ा एक साइन था। और मैंने अटल जी को मैंने देखा है और मैं थोड़ा सा भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। इसलिए आप ये कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं 7 नंबर, मेरा जो नंबर है वो मैं 7 नंबर हूँ। न्यूमरोलॉजिकल जो नंबर है वो मैं 7 नंबर हूँ। और 7 नंबर जो है वो काफ़ी अध्यात्म की तरफ रहता है। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो मुझे अध्यात्म की तरफ लेके जा रहा है कि ये एक मैसेज था भगवान का। आप इस दुनिया में यदि आए हैं, यदि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो सब उनका किया हुआ है कि आपको उस क्षेत्र में आपको अपना 100% देना है। मैंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा। तो भगवान ने मुझे, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भगवान ने चुना कि आप समाज की सेवा में जाएं, आप उनके साथ जाएं जिनका कोई नहीं है। और सच में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस सेवा से। घर में मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, फादर से, मदर से, बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कि आप समझ सकते हैं, मगर फिर भी मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ। मैं, और जब तक मैं जीवित रहूँगा मैं चलाता रहूँगा। तो मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए मुझे भी नहीं पता है कि, अब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो देखता हूँ कि 12-15 साल निकल गए। फिर मुझे ये होता है कि आखिर मैंने 15 साल किया क्या। यदि कोई हमारे मित्र हैं, कभी कभी पूछते हैं कि अरे तुमने 15 साल किया क्या, तो मैं फिर सोचता हूँ मैंने क्या किया, मैं 0 पे आ जाता हूँ। मगर फिर ये सोचता हूँ कि नहीं, ये भगवान ने जो कराया मुझसे, जो उनका इच्छा था वो मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। भूख का डेफिनेशन क्या होता है आपके हिसाब से? भूख का डेफिनेशन होता है अंतरात्मा भावना। सच मायने में जो व्यक्ति 4 दिनों से भूखा है ना, उसे पता है कि भोजन की अहमियत क्या है। 4 दिन आप प्यासे रहें तो आपको पानी की महत्व पता चलेगी। करेक्ट। जब आप लगातार 24 घंटा 48 घंटा आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कि भूख क्या चीज़ है। और सच में भूख जो है ना, वो भूख सिर्फ भोजन पे ही मत जोड़िए, भूख हर चीज़ की भूख। आज आप यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल के डेट में आप इंटरनेशनल लेवल पे आप रहेंगे, ये आपके अंदर की भूख है। राइट। कि आप जो सोच के आपने इस स्टूडियो को बनाया है और जो आप कर रहे हैं, ये आपके अंदर एक जुनून, एक भूख है कि नहीं मुझे इसे आगे ले जाना है। वो भूख हर व्यक्ति में होना चाहिए जिस प्रोफेशन में वो है, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। तो भूख की डेफिनेशन यही है कि एक बार भूखा होकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भूख किसे कहते हैं। और खास करके
थोड़ा सा ये नहीं कि एक दिन का फास्टिंग, 2-4 दिन फास्टिंग करके देखिए, 5वां दिन आपको पानी की महत्व पता चलेगी और भोजन की महत्व पता चलेगी कि क्या होता है। क्या होता सबके भूख का डेफिनेशन अपना अपना होता है, आप जैसे समझो। है। बिल्कुल, आप जैसे समझो। कोई कहानी सुनाओगे जो आपको लगता है कि यार आपको मन किया हो कि पहले तो इनको खिलाने से पहले ना आधे घंटे रो लूं? होता है ना, बहुत बारी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसा देखते हैं या तो हमें लगता है कि हाथ बढ़ाने से पहले ना पहले रो लूं और उसके बाद। तो आपके पास ऐसा कोई कहानी है? कई दर्जनों कहानी है। अरे एक दो प्लीज। मैं प्लीज, एक आध वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, प्लीज। कोरोना काल था और रात के लगभग 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। मेरे फ़ोन पर घंटी बजती है। फर्स्ट बार मैं, क्योंकि कोरोना काल में फर्स्ट डे से हम लोग काम कर रहे हैं और ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रही कि हमारी टीम में से किसी को कोरोना नहीं हुआ। और उस कोरोना काल में रात को 11 बजे 10 बजे घर पहुंचता था मैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ एसडीओ साहब का। उस समय शंभुनाथ झा जी एसडीओ थे और उन्होंने पहला कार्ड मेरा इशू किया था कोरोना काल में सेवा करने का। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनके बदौलत मैं कहीं भी घूम सकता था, मैं सेवा कर सकता था। तो एक कहानी मैं आपको बतला रहा हूँ कोरोना काल का कि रात को 11 साढ़े 11 बज रहा था, मेरे मोबाइल पे लगातार कॉल बज रहा था। तो मैं कहा कि अच्छा मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, क्योंकि थक के मैं आया था। फिर देखा, फिर लगातार कॉल बज रहा है। फिर कॉल मैं उठाया, उधर से एक लेडीज़ की आवाज़ थी। उन्होंने कहा कि भैया आप रोटी बैंक से बोल रहे हैं? हाँ हाँ बोल रहे हैं। तो आपसे कुछ बात करना है। बोले हाँ ठीक है बोलो। फिर फ़ोन कट गया। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि भाई क्या बात था। फिर मैं कॉल बैक किया इधर से। तो क्या आप गांधी पथ आ सकते हैं क्या? क्योंकि रात को 11 साढ़े 11 12 बज रहा है रात को, गांधी पथ आने के बाद मतलब, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव थॉट भी आता है मन में। तो हम बोले हाँ आ जाएंगे, क्यों कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार भैया आइए तो सही। मैं गया गांधी पथ, जहाँ लोकेशन था वहाँ गया। वहाँ मैं घर के बाहर जब खड़ा होकर मैं फिर कॉल किया कि मैं आपके घर के आगे में हूँ। बोला कि अच्छा 10 मिनट रुक जाइए। मैं 10 मिनट रुका रहा। जब 12 सवा 12 बज गया तो फिर उधर से एक महिला निकली और चादर ओढ़े हुए और बोली कि एक बार मेरे साथ आप अंदर आइए। मैं अंदर गया, थोड़ा सा अंदर से हो भी रहा था कि भाई क्या बात है। और अंदर जाने के बाद जो दृश्य मैंने देखा ना, मैं अपने लाइफ में वो सब, मैं उस हिस्ट्री को मैं मतलब हमेशा मुझे अभी भी मुझे लगता है कि मैं रो दूँ। 3 बेटी थी उनकी, पति उनके पैरालिसिस से जूझ रहे थे, एक अच्छा फैमिली, हर चीज़ की सुविधा थी घर में, बच्चे पढ़ रहे थे। और वो महिला मुझे अंदर बुला के रोने लगी। मैं कहा कि आप रोइए मत, बताइए ना क्या बात है। बोले कि 3 दिनों से मेरे घर में खाना नहीं बना है। क्योंकि वो समय ऐसा था कि वो 3 बच्चियां जो थी वो 9, 10th, 12th की बच्चियां थी। हमको लगता है वो कॉलेज की बच्चियां थी। अब एक जरा सा भी सिकन नहीं था उसके चेहरे पे, उस बच्चे के चेहरे पर कि वो भूखे हैं। वो भूखे। पिताजी उनके पैरालिसिस अटैक से पूरे एक साइड का पैरालिसिस था, दवा भी नहीं था उनके घर में। और वो बोले कि आप यदि मुझे मदद करेंगे ना तो रात में ही मदद करेंगे, दिन में नहीं कर सकते, प्लीज़। किसी के स्वाभिमान की बात है, किसी की उसकी बात है। मैं उन्हें आया, मैं अपने घर आया। सबसे पहले मैं दुकान खुलवा के मैं उनके लिए राशन लिया, मैं उनको पहुंचाया। और पहुंचाने के बाद कोरोना काल में उनसे मैं लगातार टच में रहा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। फिर उसके बाद फिर उनके एक भाई साहब हैं, कोई जॉब में थे, तो फिर वो फैमिली को हैंडल कर लिए। फिर उनकी धीरे धीरे ठीक हो। मगर उस रात की स्थिति में बता रहा हूँ कि उस 3 बच्चे और बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनका अपना जो कलिंग जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग अपने आपस दियाद बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेरा गोतिया दियाद, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़े बड़े लोग, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। और क्या है वो बड़ा बड़ा बिल्डिंग, बड़े बड़ी पैसा है, वो क्या चीज़ का काम का है कि आपके पड़ोसी भूखे हैं, आपके बच्चे भूखे हैं, आपके घर की महिलाएं आपकी भूखी हैं। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो सब बेकार चीज़ें हैं। आप जो धौस दिखाते हैं कि आज मैं 6 मंजिल मेरा घर है
और आपके बगल में आपके जो छोटा सा घर में रहने वाला लोग वो भूखा है, तो आप बेकार हैं। मेरी नज़र में आपका वो बिल्डिंग कुछ नहीं है, ज़ीरो। वो कहानी मुझे बड़ा टच किया, मुझे इतना टच किया कि फिर मैं उनके स्वाभिमान को देखते हुए मैंने ना कभी सोशल मीडिया पोस्ट हैंडल पे कभी मैं डाला, मैं आज आपने बताया तो मैं आपको बतला रहा हूँ। और वो एक जो समय था वो बड़ा, उसके बाद से एक और कहानी है। हम लोग खाना बांट रहे थे, तो उसी वक्त एक लड़का जो था बैग पूरा टांगा हुआ था, अच्छे से बैग जूता वूता पहना हुआ था, वो बार बार जाता था लाइन में खाना लेने के लिए, फिर बैक हो जाता था। मैं 3 बार 4 बार मैं उसे देखा तो मुझे लगा कि भाई क्या बात है, क्यों खाना लेने की जा रहा है फिर बैक हो जा रहा है। फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों तुम बैक हो रहे, खाना चाहिए? तो हाँ खाना चाहिए। जैसे ही मैं उसको खाना दिया वो रोने लगा, पूरा जोर जोर से रोने लगा। उसके बाद से मैं पूछा क्या है, कि क्यों रो रहे? बल्कि मैं घर से, मेरे पिताजी मुझे मारे, मैं घर से भाग गया और आज 2 दिन से मैं सहरसा स्टेशन पे हूँ और भूखे हूँ, मुझे ना पैसा है ना कुछ है। फिर मैंने उन्हें खाना खिला के उसके पिताजी से कॉल किया। उसके पिताजी पूर्णिया का रहने वाला लड़का था। संजोग हुआ कि मुझे खुद जाना पड़ा पूर्णिया। मैं गया, उसके घर पे पहुंचाया, उसके पिताजी से बात किया। तो सेवा के दौरान बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि दिल को झकझोर देता है। आज भी लगता है कि सच में आज भी हम लोग 70 साल आज़ादी के हो गए हैं, मौलिक अधिकार से लोग वंचित हैं। एक छोटा सा जिसे हम लोग भोजन कहे, कपड़ा कहे, आवास कहे, ये भी मौलिक अधिकार भी नहीं मिल पाया। बिल्कुल। आज हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, विकासशील की बात करते हैं, बहुत सारी अभी खामियां हैं जिसको भरते भरते समय लगेगा। मगर आशा है कि एक ना एक दिन ये सब कुछ आपके जैसे युवा, चाहे जितने भी हमारे युवा वर्ग से जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग एक मील का पत्थर साबित कर रहे हैं। आप लोग एक लाइन खींच रहे हैं। सच में समाज को चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि समाज सेवा जो है ना, वो आसान नहीं है, सबसे मुश्किल काम। आज के दौर में सबसे मुश्किल काम है। आपका IAS और IPS बनना आपके लिए आसान है, मगर एक समाज सेवा बनना, समाज सेवा करना आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दौर से आप गुजरेंगे, बहुत सारे दौर से। अच्छा, हर एक चीज़ का ना एक डेस्टिनेशन होता है, एक मंजिल होता है, राइट? अभी के जो परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ द समाज सेवा जो लोग हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूरदर्शी हैं, वो कहीं ना कहीं अपने राजनीति को देख रहे हैं या उसके लिए कर रहे हैं। ये आप मेरे से ज़्यादा देखते होंगे, ऐसे नहीं हो रहा है। आपका क्या दूरदर्शिता है? आपको समाज सेवा में ही रहना है या आपको अगर मौका मिलेगा तो आप किसी एक पद पे घुस के फिर समाज सेवा करने का कोशिश करें? देखिए, मेरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर था कि मुझे एक अच्छे समाज सेवी बन के रहना था। अच्छा। मगर बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हुई समाज सेवा के दौरान में जो मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मैं पूरी तरह से ऐसे संपन्न परिवार से नहीं हूँ कि मेरे पास पूरी तरह से धन नहीं है, पावर नहीं है कि मैं कहीं भी, क्योंकि एक छोटी छोटी बात है, मान लीजिए कि थाना में किसी एक बिल्कुल लॉयल व्यक्ति की ज़रूरत है वहाँ पे, तो वहाँ लोग मुझे समाज सेवक के नाम से लोग जानते हैं, मगर लोग सुनेंगे फिर रिगार्ड करते हैं, फिर बात को टाल देते हैं। तो उस व्यक्ति की वो काम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मेरे पास बहुत ही क्या कहते हैं, ये सोच के जाता है कि भैया के पास जा रहे हैं, काम होना चाहिए, और यहाँ से मेरे जगह से लोग निराश होकर चले जाते हैं, तो वो काफ़ी तकलीफ होता है। तो पहला मेरा कंसेप्ट था कि मुझे समाज सेवक बन के रहना है, मगर फिर धीरे धीरे, मैं आपके माध्यम से एकदम क्लियर कट में बोलना चाहता हूँ, धीरे धीरे मुझे लगा कि कल यदि मैं सबल हो जाता हूँ, एक अच्छे पद पे चला जाता हूँ, या फिर समाज के आशीर्वाद से, इन सब आप लोगों के सभी के सहयोग से यदि मैं कहीं चले जाता हूँ, तो ये सेवा जो है ना, ये गुना 4 हो जाएगा। और ये लगातार निरंतर ये सेवा इतना होगा कि फिर ऐसे लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी होगी। तो ये फ्यूचर है, फॉर द फ्यूचर। अभी तो कोई ऐसा नहीं है राजनीति में जाने का, अभी मैं अपने आप को स्टेबल ही कर रहा हूँ, संघर्ष ही कर रहा हूँ, मगर फॉर द फ्यूचर ऐसा है कि मेरा डेस्टिनेशन कि मैं कुछ ऐसा जगह पे लेके, ताकि मैं सेवा कर सकूं, मैं ज़्यादा सेवा कर सकूं। करेक्ट।
अभी भी आपका हम सोशल मीडिया पोस्ट देखते रहते हैं, आप 11-12 बजे रात तक सेवा करते हो। आपका आपने खुद ही अभी मेंशन किया था कि एटलीस्ट एक सेवा मेरे लिए, घर सेवा नारायण सेवा आपका ये टैग लाइन है, आप हर एक पोस्ट पे भी यूज़ करते हो, रोज़ देखते हो। आप घर लौटते हो 11 बजे 12 बजे, घर का क्या रिएक्शन होता है? नो कमेंट्स। नहीं, अब बताइए। घर का रिएक्शन ऐसा है कि जैसे गेट खुलता है सबसे पहले माँ का चप्पल उड़ जाता है। That's so nice. अच्छा, उसके बाद पिताजी तो खैर छोड़ दीजिए, पिताजी तो मेरे समझिए कि वो तो कुछ समझते ही नहीं है। समझ गए कि हाथ से बाहर है। वो कुछ है। अच्छा। तुम अपने तो घर का माहौल तो बहुत ही ये होता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, जो लिखते हैं कि मुझे मैसेज करते हैं कि भैया मैं आपके पोस्ट से और आपकी सेवा से मैं प्रेरणा लेकर मैं भी आज ये काम कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं एज अ व्यूअर, आपका सारा कमेंट हम पढ़ते हैं। और बेसिकली जब आपसे बात करना था तो 2 दिन से हम आपका सारा कमेंट और स्क्रॉलिंग थ्रू और सब कुछ पढ़ ही रहे थे। तो आप ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग आपको अब मैसेज में तो क्या आके बताते हैं, लेकिन बहुत सारे आप लोग आपके कमेंट में भी जाके लिखते हैं। बिल्कुल। तो दिस इज़ इंस्पिरेशनल। तो अब फिर वापस जाते हैं, तो फैमिली का कैसा रिएक्शन होता है? फैमिली का रिएक्शन बहुत ही बुरा होता है। सच में यदि मैं अपने बच्चे को यदि कहूँगा कि तुम समाज सेवा बनो तो मैं कहूँगा नहीं बनना। ऐसा क्यों? आप तो जानते हो ना उसकी अहमियत। हाँ, आप क्यों बोलोगे? इसलिए कि देखिए जब आप समाज की जब आप हो जाते हैं ना तो आप अपने परिवार के नहीं हो पाते, नहीं रहते हो। ये फैक्ट है, ये एकदम फैक्ट है कि आप अपने परिवार के दिया तले अंधेरा आपने सुना होगा। सूरज को आप देख लें, ये रोशनी देता है मगर जलते रहता है। करेक्ट। वही कहानियां हैं मेरे साथ। लेकिन योगी जी बोलते हैं कि जब आप समाज सेवा करते हो ना तो वो पूरी समाज आपकी फैमिली हो जाती है। तो इनफैक्ट आपका फैमिली बढ़ा है, ना कि कुछ छूटा है। मैं आपको इस पे भी मैं आऊँगा, मैं इस पे भी आऊँगा कि मैं आपको बता दूं कि आज ऐसा नहीं है कि मेरा एक छोटा सा फैमिली है, उस फैमिली से बढ़ के मेरा बड़ा फैमिली है। बिल्कुल। मेरा फैमिली इतना बड़ा है कि यदि मैं एक बार मैंने एक पोस्ट डाला था, मुझे बहुत जोर से बुखार लग गया था, तो मैं ऐसे ही उस समय बचपना था, आज से लगभग 5 साल पूर्व, तो मैंने एक पोस्ट व्हाट्सएप पे मैंने एक रोते हुए मैं इमोजी लगा दिया था। अच्छा। और मुझे लगता है कि 5 मिनट के अंदर में लगभग 100-150 जो मैसेज गिर गए होंगे कि भैया मैं आ रहा हूँ घर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेरे लिए उपलब्धि है। Exactly. और जब इतना बड़ा परिवार बन चुका है ना कि वो उस परिवार की खुशियाँ में, और सच मायने में मैं दूसरी खुशियाँ में मैं अपने परिवार को खोजता हूँ। मगर कभी कभी फील होता है, कभी कभी अपनों का। अब पिताजी का वैवाहिक सालगिरह है, भूल गया मैं, सिस्टर है। आप ये सब भी कांड कर चुके हो। जी जी जी, जी बहुत सारी बातें हैं। अब सिस्टर है, मान लीजिए कि अब सिस्टर वो सुबह में ही बोली थी कि आज भांजा का आज जन्मदिन है, आना है। अब मैं भूल गया, मैं नहीं जा सका। दूसरे दिन मुझे गाली पड़ा कि भाई ठीक है आप समाज में ही लगे रहो। तो ऐसी बहुत सारी तकलीफें आती रहती हैं, मगर फिर भी मैं इतना ही कहूँगा कि सच में एक जो सुकून मिलता है ना, एक सुकून जिसको हम रात में चैन की नींद जिसको कहते हैं, वो सेवा करने के बाद मिलता है। और जब कोई भाई जब बोलता है भैया आपसे सीख रहा हूँ, तो लगता है कि नहीं चलो भाई जीवन सार्थक है, जीवन सार्थक है। रोते हो आप कभी? हाँ, रोते हो कभी आप? हमेशा रोते हो? हमेशा। मैं बहुत भावुक हूँ। अच्छा। मैं बहुत भावुक हूँ। मैं फिल्म देखते देखते मैं रो देता हूँ। अच्छा। मैं मतलब कोई ऐसा इमोशनल सीन आ जाता, खास करके मैं इससे पहले जब शुरुआत आपने किया था उससे पहले मैं आपकी बातों को सुन रहा था, तो 2-3 चीज़ पे मैं क्योंकि आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आप पे तो बात कर रहे हैं। मैं आप पर एक बहुत अच्छा एक लिखूंगा, क्योंकि 2 चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। कि आप जब वहाँ थे और जब आप पिताजी की जब आप उस फील को जब आपने समझा, तो सच में वो मेरे लिए वो अभी मैं सस्पेंस रखता हूँ। नहीं, मुझे लगता है ना रोशन जी, ये हमारा ड्यूटी होना चाहिए। बिल्कुल। और हमें समझना चाहिए कि हमारी ड्यूटी है। मैंने इस समाज को देखा है, लोग बोलते हैं श्रवण कुमार है, या आपको बोलते हैं आप बहुत अच्छा। मैं जो मानता हूँ, मैं
अपने अंडरस्टैंडिंग से बात करो, मुझे लगता है कि लोग आपको बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो या आप माता पिता के लिए ये करो, कम ऑन दैट्स योर ड्यूटी। वो हमारा मिनिमल ड्यूटी है कि आप माँ बाप के लिए कुछ कीजिए। आप माँ बाप के साथ रहिए। जब आप छोटे थे, चलना नहीं जानते थे, माँ बाप आपके साथ थे, आप गिरते थे, माँ दौड़ती थी, ये कर देती थी, आज उनका टाइम है। तो मुझे लगता है ये हमारा मॉरल ड्यूटी होना चाहिए, मतलब हमें मानना चाहिए। या आप जो कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि आप इसको बहुत ही बड़ा सर पे लेके घूमते हो, क्योंकि आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 5-6 साल से, तो आपको मैं भी जान रहा हूँ। अब बहुत सारी चीज़ों से कनेक्टेड भी हो, हम फैमिली से भी कनेक्टेड है। मुझे तो नहीं लगता है कि आप इस चीज़ को सर पे लेके घूमते हो कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। नहीं, आप इसको ड्यूटी समझते हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट। आपने नियम ये बनाया, एक आदमी को डेली खिलाऊंगा, किसी ने नियम बना के आपको तो नहीं दिया था ना? नहीं, ये आपके यहाँ से आवाज़ आया, आप वो कर रहे हो, बिल्कुल। और आप ये चाहते हो कि कुछ भी हो जाए वो मिस ना हो। राइट। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये ड्यूटी है, और लोग इसको समझे कि हमारा राइट क्या है। लोग यहाँ पे राइट जानते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आई नो माई राइट्स, कि हम रोशन जी से ये ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले रोशन जी के साथ मुझे खड़ा रहना है, दैट्स माई ड्यूटी। और शायद कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर देते हैं। बिल्कुल। और यही चीज़ वहाँ पे भी, देखिए, जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि युवा अपनी जिम्मेदारी को समझ लेना, तस्वीर बदल जाएगी। तो हम जहाँ भी हैं, यदि एक रिक्शा पुलर है ना, यदि रिक्शा पुलर यदि अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है और ईमानदारी से वो रिक्शा चला के लोगों को पहुंचा रहा है, तो वो भी एक समाज के लिए सेवा कर रहा है। दैट्स राइट। वो भी हमारे देश के लिए सेवा कर रहा है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बस जिम्मेदारी को आप समझ लेना तो सब कुछ बदल जाएगा। करेक्ट। आपको लोग हीरो बोलते हैं, पता है आपको? मतलब इन टर्म्स ऑफ सोशल सर्विस, आप अपने आप को क्या बोलते हो? जीरो। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि मुझे नहीं लगता है कि मैंने अपने जीवन में जितना काम किया हूँ, जितना करना था, जितना कर सकता हूँ, उतना नहीं किया। और भी मुझे करना चाहिए, और भी मुझे इससे आगे बढ़ाना चाहिए। आज भी देखिए, अब हम अपने आप को कैसे 100% मान लें कि मैंने बहुत काम किया, बहुत ऐसे, इसलिए कि आज भी आप मेरे साथ चले, आप गांव की तरफ चले, आप मेरे साथ अपने समाज की तरफ चले, आज भी आपको प्रत्येक दिन, प्रत्येक घर में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे ना, जो बहुत पीड़ित है, बहुत दर्द सह रहे हैं। तो गांधी जी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, तो वो सपना देखे थे ना कि हमारे देश का जो सपना होगा, हम जो आज़ाद होंगे तो ये सपना होगा, वो अभी तक नहीं हो पाया है। और जिस कारण से मैं भी अपने आप को ये समझता हूँ कि मैंने ठीक है, मैं लगातार 10 सालों से, 15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, मगर मैं उतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए। मेरी होप बहुत ज़्यादा है। मुझे जानते हैं, मैं आपको दिल की बात बता दूँ कि जब मैंने रोटी बैंक की शुरुआत की थी, हम लोग, मेरी पूरी टीम मिल के, तो मेरा मन में था कि सहरसा में 4-5 काउंटर बन जाता है रोटी बैंक का। उसका 2-3 गाड़ियाँ होती है रोटी बैंक की, जो गांव घर में जाके वेस्ट खाना को उठा के उसको जगह पे लगाता है। और मतलब ये सारी बातें, बहुत सारी ऐसी मन में थी बातें कि ऐसा होना चाहिए। एक रोटी बैंक के नाम से मैं चाहता कि एक जो क्या कहते हैं आपको, डेड बॉडी को जो क्रीमेशन जो हाँ, जो लेके जाते हैं, अच्छा, हाँ, वो वहीकल होनी चाहिए एक। क्योंकि आप देखिए, अभी आप चले जाइए सदर अस्पताल, जो वहाँ पे जो पोस्टमार्टम ऑफिस है, वहाँ पे जो डेड बॉडी को ले जाते हैं, रिक्शा पे कोई लेके चला जाता है, कोई टेम्पू पे लेके चला जाता है। मतलब मानवता पूरा संसार है, तो होनी चाहिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और इस सब चीज़ के लिए मान लीजिए कि आपको पूंजी की ज़रूरत है, इकोनॉमिकली आपको काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो अभी तक इसीलिए जो आपने बताया था कि आप सामाजिक से आप राजनीतिक जीवन की तरफ चलेंगे क्या, बस यही कारण है मेरा राजनीतिक जीवन में जाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं तस्वीर बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सच में एक अच्छे समाज का जो हम लोग देखते आ रहे हैं, उसको हम लोग देखें, जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को मिले, ज़रूरतमंद लोगों को हर चीज़ उपलब्ध हो। करेक्ट। उसके लिए आप लोगों ने इसको रजिस्टर करवाया है रोटी बैंक को? हाँ, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड एनजीओ? हाँ, एनजीओ के रूप में। तो इसके फंडिंग के लिए आप कैसे करते हैं? देखिए, एक्चुअली है कि हमारा जो फंडिंग का जो प्रोसेस है, जैसे आज आपके यहाँ जन्मदिन है, तो आप अपने घर में पार्टी कर रहे हैं जी, तो आप 200 लोगों को खिलाएंगे, तो आपसे बातचीत हो गई, आप 50 लोगों की खाना निकाल के आप दे दिए, खाना लेके आ गए पहले, ठीक है,
खाना लेके आके अपना खाना बंटवा दिए। ये पहला हो गया। ओके। दूसरा, यदि आप खाना नहीं बनवा सकते हैं तो मेरा किचन है जो पंकज जी हमारे संभालते हैं। ओके। तो एक नॉर्मल कॉस्ट है, 2,000-2,500 रुपया कॉस्ट है, उसे आप दीजिए, 100-150 लोगों का खाना बन जाएगा और वो खाना फिर ला के आपको बंटवा देंगे। तो आजकल जो मेरा जो सेवा चल रहा है उसमें है कि हर व्यक्ति किसी किसी घर में फंक्शन होता रहता है, वो अपने खाना लेके आ जाते हैं। तो पहला हम लोग का प्रायोरिटी यही है कि आप खाना लेके आए। ठीक है, आपसे नहीं बन पाता है वो सेकेंडरी है, वो अपना व्यवस्था यही। और कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि ना आज तक हम लोग किसी से फंडिंग करवाए, चाहे मैं भी जो सेवा करता हूँ प्रत्येक दिन, आज तक पूरे शहर में किसी से 1 रुपया मैंने डोनेशन, वो तो आपकी पर्सनल फंडिंग है। वो जो भी सेवाएं होती है टोटल समझिए कि वो आज तक हमने, रोटी बैंक का भी आज तक हम लोगों ने किसी से कोई डोनेशन नहीं। आपकी ज़मीन है, आप आए, अपने खाना लेके आए, बंटवाए, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, हम लोग वहाँ पे खड़ा रहेंगे, सिस्टमेटिक सारा चीज़ कर देंगे। ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, लोग आते हैं, खाना लेके बंटवाते हैं, खुद अब सेवा भी करते हैं, उनको अच्छा लगता है कि अपने ज़मीन पे सेवा कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, उसी पहल पे हम लोग चल रहे हैं। नहीं, मेरे ये पूछने का मकसद क्या था ना कि आपका रोटी बैंक का सेवा डेली होता है विदाउट फेल? हाँ, डेली। ओके। 2-3 दिन इधर उधर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर डेली होता है। 2-3 दिन इधर उधर, अच्छा, अदरवाइज डेली होता है। अच्छा, रोटी बैंक से बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख के इंस्पायर होते हैं, आपके पोस्ट देखते हैं। रोटी बैंक का अपना पोस्ट है, अपना फेसबुक पेज भी है, मैं शेयर कर दूंगा व्यूअर्स के लिए। आपको क्या लगता है कि अगर एक इंसान घर बैठा हुआ है, कहीं और है, उसको सेवा देना है, वो क्या कर सकता है? देखिए, यदि आप बाहर हैं तो हमारे वो नंबर पे, उस पेज पे मेरा नंबर दिया हुआ है। हमारे जो साथी हैं वो कॉल रिसीव करेंगे, उसको आप बता दें कि आप 100 आदमी को, 200 आदमी को आप खाना खिलाना चाहते हैं, तो उसका वो सारा अरेंजमेंट कर देते हैं। ओके। हाँ, क्योंकि कुक भी है, अपना किचन है रोटी बैंक का, वो अपना बनवा देते हैं और फिर वहाँ से वो वहाँ पहुँचा के आपको सारा मैनेजमेंट आपको कर देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर पहला प्रायोरिटी हम लोग का रहता है कि आप अपने घर से खाना लेके आए। नहीं, वो तो है, लेकिन जो दूर ऐसे, के हाँ, लोग, ऐसे लोग यदि दूर के लोग हैं तो वो आप कॉल करें, आपको अगर, क्योंकि लोगों को, बहुत लोगों का मन होता है कि मैं भी सेवा करूं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं ऐसे पे। अभी यूके में हैं धीरज पांडे जी हैं, वो लगातार उनकी सेवाएं होती हैं, साल में 2-3 सेवाएं वो देते हैं। यूके में रहते हैं वो, और वहाँ से वो इंडियन हम लोग भेज देते हैं, और उनकी बेटी का बर्थडे रहता है तो यहाँ पे होता है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग ना, ये सारा जो सोशल वर्क करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सारा सोशल वर्क करते हैं, वो प्रॉब्ली, ये नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि कैमरा जीवी। आप इसके बारे में क्या कहते हो? आपको बहुत अच्छा शब्द है, बहुत मैं इस शब्द से, मैं स्ट्रगल से मैं निकला हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शुरुआत में क्या होता था ना, जब मैं सेवा, पहले मैं आपको एक छोटा सा मैं अपना फीलिंग्स बता दूँ प्लीज। कि जब रोटी बैंक का जब खाना उठाने के लिए हम लोग जाते थे, तो वेस्ट को बेस्ट में बदलने की जो बात कर रहे थे, जैसे कोई फ़ोन किए कि हाँ भैया मेरे यहाँ रात में शादी था, खाना बच गया है, आप आइए। तो हम लोग सुबह, क्योंकि 10 बजे से सब आदमी जॉब में है, सब आदमी का काम करते हैं, तो 10 बजे से पहले ही हम लोग सुबह 6-7 बजे सभी आदमी टी-शर्ट पहन के, नया टी-शर्ट पहन के हम लोग निकले, गए हम लोग खाना उठाने के लिए। जब खाना उठाने के लिए वहाँ गए तो जैसे लगा क्या कि हम लोग नगर पालिका कर्मचारी होता है ना, उस तरह से लोग हम लोगों के साथ ट्रीट कर रहे थे कि भाई ये खाना उठाने के लिए आया है, ठीक है, नगर पालिका का ये कर्मचारी है और ऐसे खाना उठाएगा। तो शुरुआत में बड़ा फील होता था, भाई क्या है ऐसे लोग देख रहा है, क्या है लोग ऐसी बात कर रहा है। उसके बाद से जब सेवा करने लगे, फिर वीडियो डालने लगे, तो बहुत सारे लोग लिखने लगे कि भाई सेवा कीजिए तो छुपा के कीजिए, सच में सेवा छुपा के होता है। सच में भाई, ठीक है, सनातनी धर्म के हिसाब से सेवा ऐसे होनी चाहिए कि इस हाथ से कीजिए तो इस हाथ को पता नहीं चले, ये बात सत्य है। मगर आखिर अवेयरनेस कैसे आएगी? आज कोरोना काल में हम लोगों ने शुरुआत किया, हम लोगों को देखा देखी बहुत सारी संस्था शुरुआत हो गई, और कोरोना में लगभग हमको लगता है कि प्रत्येक दिन 1000 से 2000 लोग को खिलाया जाता था स्टेशन पे, प्रत्येक दिन। तो ये देख के ही होता है, जब तक हम देखते नहीं हैं हम कहाँ से सीखेंगे? करेक्ट। तो ये जो लोग बोलता है कैमरा जीवी, ठीक है, आप कैमरा जीवी ही समझे। मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग था।
मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या था? मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था, मैं आपको बताता हूँ, शायद आप उससे एग्री भी करो। मेरा कॉन्टेक्स्ट, कोई अच्छा काम करता है तो जरूर दिखाना चाहिए, लेकिन मेरा एक और काम होता है, जैसे एक पेड़ है और 5 लोग हैं यहाँ पे, और सब हाथ सटाए हुए हैं उसमें, और बगल में एक लड़का कुदाल लेके बैठा हुआ है, जो सबको पता है कि उस बंदे ने खोदा है, उस बंदे ने पानी डाला है, और एक पेड़ 5 आदमी मिलके कैसे लगाएगा। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट वो था कि बहुत सारे लोग आजकल ये काम नहीं, बहुत सारे डिफरेंट काम भी करते हैं जो कि सोसाइटी के नजर में ये करने के लिए वो कैमरा जीवी हैं बेसिकली। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। देखिए, तो आपको क्या लगता है, ये फेक नहीं लगता है? फेक तो बहुत सारी है। फेक तो इतना है कि आप एक व्यक्ति को आप भोजन कराएं, आप वहां पे 100 व्यक्ति को आप दिखा देते हैं कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया। एग्जैक्टली। और हम लोग खुद यूज हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम लोग को यूज किया। बताते हैं कहानी आपको कोरोना की। अच्छा। कि राशन, हम लोग को सूखा राशन था, हम लोग किट बनाए हुए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोले भैया 10 राशन की जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो हम लोग दे देते थे कि भाई ले जाओ। अपना लेके गए, वो उसके बाद पूरा फोटो पूरा डलवाया कि भाई मैंने तो ये किया, मैं इस राशन को वहाँ से लेके आया, वहाँ से लाके वहाँ दिया। ये हम लोग के साथ खुद हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ फेक करना। मगर हाँ, एक बात है, जो फेक लोग हैं ना, वो फेक ही रहेंगे। करेक्ट। और उनको लोग समझ जाएगा, उनको लोग पहले ही लोग जान जाएगा कि हाँ सही में ये लोग फेक है। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहेंगे। ओरिजिनल थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा दर्द होता है, उसे थोड़ा गुजरना पड़ता है, मगर वो स्थिर रहता है, लंबा टिकते हैं। फेक टिकता है। हाँ, यदि आज सच में यदि हम लोग यदि फेक रहते तो आज ऐसे यूं ही 15 साल नहीं बीत जाता। एग्जैक्टली। 15 साल से हम आप सच बोल रहे हैं कि मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि 15 साल बीत गए। और ये काम करते। कल को आप नहीं रहे तो रोटी बैंक का क्या होगा? यदि हम नहीं रहे तो रोटी बैंक का क्या होगा? तो 1000 रोटी बैंक आएगा। मुझे पूरा भरोसा है, मैं पॉजिटिव बात करूंगा। यदि मैं नहीं रहा तो 1000 रोटी बैंक यहाँ आ सकता है और 2000 युवा सेवा में लग जाएंगे। और यही मेरे लिए श्रद्धांजलि हुई। और आप ये ग्राउंड तैयार कर रहे हो? मैं ये ग्राउंड तैयार कर रहा हूँ कि कल के डेट में उन लोगों को लगेगा कि नहीं, भैया ने जो करके जो दे के गए हैं ना, उसको मैं कंटिन्यू रखूँ। और यही मेरे प्रति यदि लोगों की भावनाएं जरा से ही प्यार होगा तो वो मेरे लिए श्रद्धांजलि होगी। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और देख के स्क्रॉल करके निकल जाएंगे, उनके लिए क्या बोलोगे आप? उनके लिए पहले हैट्स ऑफ। थैंक यू। नहीं देखने के लिए, वरना कुछ सीखने को मिल जाता। वो आपके अंदर वो क्या कहते हैं, वो भावना ही नहीं है कि आप रुक के देखेंगे। यदि आपके अंदर वो भावना यदि आएगी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा वीडियो ही देखें आप, मैं इस बात के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कोई भी वीडियो, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे समाज के लिए कोई एक अच्छा संदेश दे रहा है ना, तो आप रुके, आप उसे मोरल सपोर्ट करें, आप उसे आगे बढ़ाएं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नामचीन लोग, यदि उसको समाज का यदि सपोर्ट नहीं मिलता तो वो नहीं पहुंच पाते। करेक्ट। उसे आपको अच्छा, सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है ना, कि हमारे समाज का बच्चा यदि आगे बढ़ना चाहता है तो लोग चाहता है कि इसको ज़्यादा हम सपोर्ट करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। अरे भाई, आपके समाज के बच्चे हैं वो, यदि वो आगे बढ़े तो आप आगे बढ़े। करेक्ट। आज यदि सहरसा से आज वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर से निकला है तो पूरे बिहार का नाम हो रहा है। राइट। लोग ये कहते हैं कि नहीं बिहार का लड़का है, अब बिहार के लोग बोलते हैं समस्तीपुर का लड़का है। आज यदि सहरसा से यदि कोई एक व्यक्ति निकलेगा ना तो वो पूरे सहरसा ही नहीं, पूरे बिहार का नाम रोशन करेगा। तो ये सोच देखिए, मैं एक ही बोलता हूं कि आप पैर मत खींचें, आप लिक पुलिक ना करें, आप हाथ बढ़ा के ऊपर खींचने के प्रयास करें जहां तक आपसे हो सके। यदि समाज में ये धारणा जिसे समझ में आ जाएगा ना, समझिए कि समाज अपने आप बदल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, कोई भूखा ना सोए। कुछ देर पहले आप ये बात कर रहे थे, रोटी बैंक का ये थीम है कि आप चाहते हो कि कोई भूखा ना सोए, तो ये आपका स्लोगन है या आपकी ज़िंदगी? I mean, ये कितना मैटर करता है ये स्लोगन आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मैटर करता है कि कोई भूखा, यदि सच मायने में कभी कभी भोजन में वितरण कर रहा हूँ और उस वक्त भोजन खत्म हो जाती है, कभी एक दो व्यक्ति बच जाते हैं और मुझे लगता है कि सच में ये भूखा है, तो मैं फिर उसे कोशिश करता हूँ कि उसे भोजन मिल जाए।
कैसे करते हो मतलब एग्जैक्टली आप खरीद जैसे हम अपने पर्सनल पैसा से उसे खरीद के या फिर जैसा भी हो उसको, मुढ़ी होता है, चूड़ा ही होता है, मतलब कुछ कुछ उसको ऐसा मिल जाना चाहिए कि वो बेचारा भोजन करे। मैं बस इतना ही कहूँगा कि ये मेरा एक अंदर की फीलिंग्स है कि कोई भूखा ना सोए। आज हंगर इंडेक्स में आप देख लें कि भारत की स्थिति कितनी गंदा है, बहुत गंदा है। मैं 2022 के बाद मैं नहीं देखा, 2022-23 में मैंने देखा था पाकिस्तान से नीचे हम लोग। वो फॉल्स रिपोर्ट था जो भी मतलब, हाँ, मतलब हंगर इंडेक्स काफी नीचे हैं, काफी नीचे है हम लोग, काफी नीचे हैं। मतलब जो एक रैंक होनी चाहिए उस रैंक से हम लोग काफी नीचे हैं, काफी नीचे हैं। तो हंगर इंडेक्स में यानी कि अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जो भूखे इतने रात में सोते हैं। तो यदि आपके शहर में आप कल रात में आप शादी विवाह किए होंगे अपने बच्चे का, 50 लाख रुपए आप खर्चा किए होंगे, अरबों करोड़ों रुपए खर्चा किए होंगे, आप इसी शहर के हैं, मान लीजिए कि आप इस शहर में आप बहुत ज़्यादा खर्च किए, आपको लोग जानेंगे कि नहीं अविनाश जी इसी शहर के हैं, मगर इस शहर में यदि कोई बच्चा, यदि कोई व्यक्ति यदि भूखा सोता है ना, ये भी आपके ऊपर ही जाएगा। मैं हर व्यक्ति को मैं बोल रहा हूँ, मैं सहरसा के हर व्यक्ति को बोल रहा हूँ। यदि आप क्रेडिट ले रहे हैं कि मैंने अपनी बेटी का शादी 50 करोड़ खर्चा किया, और यदि एक व्यक्ति यदि भूखा रह रहा है ना, तो वो भी आपको ही क्रेडिट जाएगा। तो कोशिश करें, यदि हम अपने आप की जिम्मेदारी समझ लें कि मैं अपने घर के अगल बगल में यदि ऐसे लोग को भूखे नहीं रहने दूं, हर व्यक्ति यदि सोच ले तो बिल्कुल कोई भूखा नहीं सोएगा। बस सहरसा से कोई भूखा ना सोए, ये अच्छा मैसेज जाएगा पूरे देश में, राइट, कि मेरा सहरसा एक ऐसा है कि यहाँ हम लोग भूखा किसी को नहीं सोने देते। एक लास्ट मैसेज यूथ के लिए जो अभी आपको देख रहे हैं, सब कुछ जोड़ के, सूखा नशा, चाहे समाज के लिए क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ जोड़ के आप एक यूथ को, हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जितने भी युवा वर्ग हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और एक क्रांतिकारी वंदन करता हूँ आपका। यूथ जो भी है उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि आप सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक पहल के साथ आप आगे बढ़ें। आप जहाँ भी हैं, यदि आप पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे, नेगेटिव को सब कुछ को छोड़ दीजिए। आपको बहुत सारे लोग आपको कुछ बोलेंगे, कुछ सुनने को मिलेगा, आप हर चीज़ को आप दरकिनार कर दीजिए। आप पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़िए। आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़िए, और सच मायने में यदि आप यूथ यदि समझ जाएंगे ना, और यूथ अपनी जिम्मेदारी को समझ जाएंगे ना, तो सहरसा का जो मानचित्र, जो विश्व की मानचित्र है, उसके ऊपर सहरसा का नाम आएगा। और हम लोग गौरवान्वित होंगे जब आपको कहा जाएगा कि ये सहरसा का बंदा है, और ये अभी इन्फोसिस में है, ये सहरसा का बंदा है, ये अभी क्या कहते हैं अमेरिका के गूगल में काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो जो यूथ है ना, जो भी सकारात्मक है, अभी स्टेडियम वगैरह में बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं, हार जाते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर चले जाते हैं सूखे नशे की तरफ कि नहीं भाई मेरा जीवन अब बर्बाद हो गया। नहीं, आपका जीवन बर्बाद नहीं हुआ है। आप सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक पहल के साथ आप आगे बढ़े, और ये सोचिए कि आपके ऊपर शहर टिका हुआ है, यूथ के ऊपर शहर टिका हुआ है। आज यूथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यूथ अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, जिस कारण से हम लोग पीछे हैं। क्या दिक्कत है यदि कोई स्टेशन परिसर में, चाहे कोई रोड पे यदि कोई पान खा के थूक रहा है ना, आप उसे 1 मिनट रोक के तो देखें। आप उसे एक बार उसको एक बार उसे बोल के देखें कि भैया आपने क्यों थूका। देखिए, हम जितना हम लोग उतने बड़े अपराधी हैं। अपराध को देख कर यदि चुप रहते हैं ना, तो हम लोग सबसे बड़े अपराधी हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझ लें, हम लोग एकदम बिल्कुल अवेयर हो जाए, सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। सच में जय सहरसा, जय सहरसा होगा। थैंक यू सो मच रोशन जी, आपके टाइम के लिए बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक यूथ जो है वो आपको देख के कुछ तो जरूर सीखेंगे। 100% आपने जो बोला है, 5% भी अगर ले ले तो शायद हम आगे बढ़ जाए। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः मैं अविनाश जी का मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि शहर में एक क्रांति आपने लाया है, और सच मायने में इतना बड़ा मुझे मंच मिला, मैं यहाँ बैठ के मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। तो एक बार आइए सब मिलकर हम लोग
अविनाश जी को एक हाथ बढ़ाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।